हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल कुछ लोगों द्वारा कभी कभी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लॉ की पढ़ाई किए हुए थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। और यह सवाल विभिन्न स्तरों पे लोगों द्वारा उठाए जाते हैं। जैसे राजनीतिक वर्ग में देखिएगा तो वहाँ पे कुछ पॉलिटिशियन इस सवाल को उठाते हैं। फिर है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, तो उन लोग भी इस तरह से सवाल उठाते हैं। और कुछ लोग जिज्ञासा बस भी सवाल उठते हैं, वो सही में जानना चाहते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। आप सोशल मीडिया पे जाइएगा तो देखिए इस तरह का सवाल करके भी देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो में इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये सवाल में कितना दम है और लोगों को यह सवाल पूछना चाहिए क्या, मतलब ये भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये सवाल मतलब कहाँ तक वैलिड है। तो इसी में अगर आगे हम बात करते हैं, जैसे उस दौर के भी हम लोग को समय याद रखना चाहिए कि वो दौर कैसा था। जैसे जानते हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन के दिनों में पढ़ाई करने स्कूल जाते हैं तो उनके साथ कितना भेदभाव होता है। उनके लिए बैठने का व्यवस्था लोगों से अलग रहता है। और है कि जब उन्हें प्यास लगता है, पानी पीना है, तो वह खुद से पानी भी नहीं पी सकते। उन्हें पानी पिलाने के लिए एक आदमी रहता है वहाँ पे। तो सोच सकते हैं कितना भेदभाव उनके साथ होता है। फिर है कि वह पढ़ाई करके विदेश से जब भारत आते हैं और बड़ौदा में वह नौकरी करने गए थे, तो वहाँ पे एक सोचते हैं कि कहीं पे हमको कमरा मिल जाए, किसी होटल में, किसी धर्मशाला में या किसी और जगह। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही लोग अंबेडकर से पूछते हैं कि तुम किस जाति को हो, कि अपनी जाति बताते हैं, जैसे इनका जाति महार जाति था, तो लोग काफ़ी मतलब इनसे घृणा करने लगते हैं और कहते हैं कि अछूत आ गया, अछूत आ गया, इस तरह से मतलब इन्हें वहाँ से भगा देते हैं। फिर है कि उस जगह एक बड़ा मुश्किल से एक रूम मिलता है और जो रूम देने वाला था वो पारसी रहता है। लेकिन फिर जैसे ही लोगों को मालूम चलता है कि यहाँ पे एक छूत आ गया, तो फिर हंगामा होता है, खड़ा होता है और वहाँ से अम्बेडकर को हटना पड़ता है। फिर कुछ सालों के बाद अगर स्थिति को लें तो क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी महाराजा से मिलने जाते हैं और वो बाहर में खड़े होते हैं, दरबार के बाहर। फिर है कि एक जगह लिखा रहता है कि यहाँ पे पानी मतलब सब लोग पी सकता है, इस तरह से। तो डॉक्टर अम्बेडकर पानी पीने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पास एक मुस्लिम भी खड़ा रहता है और वह डॉक्टर अम्बेडकर को पानी पीने से मना करता है, कहता है कि यार छूतों के लिए नहीं है। तो बाद में अम्बेडकर मतलब लिखते हैं, इसका घटना का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हिंदुओं के लिए अछूत है तो वह पारसियों के लिए भी अछूत है और मुस्लिमों के लिए भी अछूत है। तो सोच सकते हैं कि मतलब उस समय का दौर कैसा था, कितना सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। और उस समय एक और स्थितियाँ थी, खासकर जो स्वर्ण वर्ग के लोग है वो मानते थे कि अगर कोई हमें आज छू देता है या हम उसे छुआ जाते हैं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, हम अपवित्र हो गए। इस तरह से मतलब उनका विचार था। तो सोचिए कि विचार कितना खराब विचार था। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर जून 1927 में वकालत का काम शुरू करते हैं। और जैसे ही वकालत का काम शुरू करते हैं तो लोगों के बीच मतलब बात फैल जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अछूत जाति के हैं और इस कारण इन्हें बार काउंसिल में बैठने का जगह भी नहीं मिलता था। और फिर है कि इनके पास केस काफ़ी मतलब नहीं के बराबर आता था, लेकिन एक गैर ब्राह्मण केस इनके पास लेकर आया था और वह केस पहले हार चुका है। तो अम्बेडकर इस केस को अपने हाथ में लेते हैं और फिर अम्बेडकर इस केस को जीतते हैं। तो इससे कि उस एरिया में इनका नाम होता है, इनकी प्रसिद्धि होती है। लेकिन फिर भी मतलब जितना केस मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, इसलिए कारण एक केस मतलब वकालत का काम छोड़ देते हैं अम्बेडकर और फिर दूसरा अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम करते हैं। बाद में फिर है कि उसको भी छोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हम अछूतों के कल्याण के लिए काम करें। उसके जो 2500 वर्षों का जो गुलामी थोपा गया, जो अधिकार इनसे छीना गया है, हम उसके अधिकार के लिए लड़ेंगे अम्बेडकर। फिर आगे उस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। फिर अब भगत सिंह का बात करते हैं कि भगत सिंह का केस मतलब 1929 में चल रहा है और वो लाहौर में चल रहा है और यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई में रह रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई से लाहौर जा करके भगत सिंह का केस लड़े। और उस समय की बात करें तो भगत सिंह का केस आसफ अली लड़ रहे थे। आसफ अली के बारे में आप विकिपीडिया पढ़िएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, उनके बारे में, उनका शख्सियत के बारे में जान पाइएगा। तो यहीं पे कह सकते हैं कि जो आसफ अली थे काफ़ी अच्छे वकील माने जाते थे उस समय के और उनका दबदबा थे इस क्षेत्र में। तो डॉक्टर अम्बेडकर मतलब आसफ अली से केस लें ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता है। और इसी में अगर आगे जैसे बात करें, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, गांधी जी हो गए,
तो इन लोग भी मतलब केस क्यों लेंगे आसफ अली से? ये सवाल सबके लिए मतलब आ गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में नेहरू जी केस क्यों नहीं लड़े, गांधी जी केस क्यों नहीं लड़े, सरदार पटेल केस क्यों नहीं लड़े। तो ये बात करना ही मतलब बेतुका है कि आसफ अली का अपना एक पहचान है, अपना उनका एक मुकाम है, अपना एक दबदबा इस क्षेत्र में। तो ऐसे में मतलब कोई कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर या इन लोगों ने केस क्यों नहीं लड़ा भगत सिंह का, तो इस सवाल में कोई दम ही नहीं है। और ऐसा कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना कि आसफ अली से इन लोग केस लें। तो मतलब इस बात को फिर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इस घटना के बारे में। और 26 अगस्त 1930 को अदालत जो रहती है भगत सिंह पे आरोप सिद्ध कर देती है। फिर 7 अक्टूबर 1930 को क्या कि अदालत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी का सजा सुनाती है और जो क्रांतिकारी रहते हैं उन्हें कारावास की सजा सुनाती है। फिर है कि जैसे असफ अली हो गए और एक प्राणनाथ मेहता वकील हैं, ये लोग प्रेरित परिषद में जाकर के अपील करते हैं कि भगत सिंह की सजा को माफ कर दिया जाए और 10 जनवरी 1931 को यह अपील रद्द हो जाता है। फिर कि मदन मोहन मालवीय 14 जनवरी 1931 को लॉर्ड इरविन के सामने भी मतलब बात करते हैं, कहते हैं कि भगत सिंह को मानवता के आधार पे मतलब इन्हें माफ कर दिया जाए, इस तरह से बात करते हैं। लेकिन लॉर्ड इरविन को स्पष्ट उसको जवाब नहीं देते हैं। फिर देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, तो गांधी जी भी कहते हैं कि भगत सिंह की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। लेकिन एक चीज है कि जैसे इतना भारतीय लोग अपील कर रहे हैं, तो फिर क्या है कि जैसे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी है और उसे कुछ लोग समर्थन प्राप्त है, और इंडिया में क्या है कि लेबर पार्टी का सरकार चल रहा है। तो इसके ऊपर मतलब इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि यहाँ जो भारतीय लोग बात कर रहे हैं उनके भारतीयों को बातों को नजरअंदाज करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया जा रहा है। एक यहाँ पे एक जो समझने वाली बात है। फिर अगर इसी में और अगर बात करें तो जैसे भगत सिंह का केस असफ अली लड़ रहे थे और अंग्रेजों की तरफ से वकील सूर्य नारायण शर्मा पैरवी कर रहे थे, और उन्हीं के दलीलों के आधार पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी का सजा सुनाया गया। फिर है कि इस फैसले पर न्यायाधीशों को हस्ताक्षर करना था। तो जब हस्ताक्षर करने की बारी आई तो एक न्यायाधीश ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और उनका नाम था आगा हैदर। आगा हैदर भारतीय थे, और इस केस का जो मुख्य जज थे उनका नाम था जीसी हिल्टन। इसमें एक ट्रिब्यूनल गठन किया गया था जिसमें कुछ जज शामिल थे। जैसे अगर अभी का वर्तमान समय लें हम लोग अपना व्यवस्था है भारत में, तो अगर कोई केस किन्हीं जज पास जाता है, जैसे सिंगल बेंच पास गया, और अगर कभी कभी डबल बेंच पास जाता है जिसमें 2 जज रहते हैं, इस तरह से और आगे बढ़ता है। फिर कभी कभी देखिए कि किसी केस को संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाता है। मतलब कि संवैधानिक पीठ उसको कहते हैं कि जिस बेंच में 5 जज या उससे अधिक शामिल रहते हैं उसको संवैधानिक पीठ कहते हैं। तो इस तरह से ये भी था कि इसमें एक ट्रिब्यूनल गठन किया गया था जिसमें कुछ जज शामिल थे, 3 या 4 ऐसे करके होंगे। अब है कि आगा हैदर इस्तीफा दे चुके अपने पद से। फिर है कि यहाँ पे एक भारतीय को फिर से नॉमिनेट किया था, उनका नाम था सादीलाल। सादीलाल फिर यहाँ पे न्यायाधीश बनते हैं और वो फिर साइन करते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि अंग्रेज अपने साथ उन्हीं को साथ रखते थे जो उनके हाँ में हाँ भरे, उनकी नीतियों को समर्थन दे। तो जाहिर से तौर पे कि सादीलाल अंग्रेज के साथ चलने को तैयार होंगे, उनकी नीतियों को समर्थन देने के लिए तैयार रहे होंगे, तभी उनको शामिल किया गया होगा। तो एक परिस्थिति है। फिर इसी में अगर आगे अब बात करें कि डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के विचारों में समानता मतलब कुछ है क्या, तो देखते समानता तो है। तो जाहिर तौर पे एक समानता थी। जैसे भगत सिंह अछूतों के संदर्भ में बात करते हैं, और भारत में विकराल अछूत समस्या नाम से टॉपिक पे हम इसे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। फिर है कि इसमें अंबेडकर अछूतों की समस्याओं पे काफी ज्यादा बात करते हैं, उनकी क्या समस्याएं, किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को, इन्हें अपने उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, इस तरह से भगत सिंह बात करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो इनका साफ मतलब कहना था कि जो अंग्रेजों का जो गुलामी है ये कुछ वर्षों का, कुछ 100 साल का है, लेकिन जो अछूतों की जो मतलब परेशानी है, जो समस्याएं, गुलामी है, जिनके जो अधिकार छीने गए, 2500 वर्षों का इतिहास है। तो हमें पहले 2500 वर्षों का जो गुलामी थोपा गया उससे भी आजादी चाहिए, अंग्रेज से तो चाहिए ही। और डॉक्टर अंबेडकर इस बात से हमेशा परेशान रहते थे कि अगर अंग्रेज अछूतों के बिना कोई अधिकार दिए यहाँ से चले जाएंगे तो फिर से उसी तरह का व्यवस्था भारत में स्थापित हो जाएगा जैसे पहले होता था, इन लोगों का शोषण होता था। तो इसलिए अंबेडकर मतलब मुखर तरीके से बात रखते थे अछूतों के संदर्भ में। और देखें तो काफी ज्यादा आंदोलन भी किए थे, जैसे तालाब में पानी पीने का आंदोलन हो गया, मंदिर का आंदोलन हो गया।
साइमन कमीशन का अगर बात करें तो यहाँ पे अम्बेडकर अपनी बात रखते हैं और काफ़ी मतलब बेहतर तरीके से बात रखते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। जैसे मुस्लिमों के संदर्भ में बात करते हैं, अछूतों के संदर्भ में बात करते हैं। फिर जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल होता है तो वहाँ पे जैसे गांधी जी भी जाते हैं और अम्बेडकर आते हैं, तो वहाँ पे अम्बेडकर का एक भाषण होता है। वो भाषण का आंसर कहीं मिलेगा तो उसको सुनिएगा, अच्छा लगेगा। और वो अछूतों की समस्याओं पे भी बात करते हैं। कहते हैं कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जिसका कोई वजूद नहीं है, उसकी स्थिति बद से बदतर है, जानवरों से भी स्थिति खराब है, उसे 2 जून की रोटी के लिए भी स्वर्णिक के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसी में है कि जैसे अंग्रेज है भारत में अछूतों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे देते हैं और इसको लेकर फिर गांधी जी आमरण अनशन करते हैं। फिर है कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पुनः पैक्ट होता है। फिर है कि देश जब आज़ाद हो जाता है तो फिर संविधान का निर्माण होता है। संविधान बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। तो संविधान में जो दलित वर्ग है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अधिकारों की बात कही गई है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बात कहा गया, उनके अधिकार के लिए बात कहा गया है, इसलिए कि महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं थी। और अभी अगर देखें तो इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे महिलाओं को जो समानता मिलना चाहिए वो थोड़ा सा दिखता है कम, लेकिन संविधान के तौर पे उन्हें अधिकार मिला हुआ है। एक बात है। अब है कि जैसे बात करते हैं कि जो हमने पहले बात उठाया था कि लोग इस तरह से सवाल उठाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, या और भी अगर कोई मतलब आपसे सवाल करता है कि किन्हीं का नाम लेकर, जैसे सरदार पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी जो है कि उन्होंने केस क्यों नहीं लड़ा, तो हम समझते हैं कि अब आप इसका जवाब दे पाइएगा और बेहतर तरीके से जवाब दे पाइएगा। तो वीडियो का यही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।